सेशन का जो लास्ट है वो हम लोग का है एसवीएम। ठीक है, तो ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो बेसिकली जो हम लोगों का एसवीएम टॉपिक है सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसके दो नाम है, एक एसवीसी और एक एसवीआर। तो एसवीसी का मतलब क्या हुआ हमारा कि इट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड इट कैन बी यूज फॉर रिग्रेशन। तो ये हो गया सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन और ये हो गया सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। जहां स्पेसिफिक आपका टारगेट कॉन्टिन्यूअस है, प्राइस, एज, सैलरी, टेम्परेचर, कोई भी नंबर आ सकता है, क्वांटिटी है कोई, दैट इज रिग्रेशन। हाँ हाँ, लीनियर रिग्रेशन सिर्फ रिग्रेशन में ही है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन सिर्फ रिग्रेशन का है। नेव बेस का मुझे केएनएन और नेव बेस ये दो एल्गोरिथम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो सिर्फ रिग्रेशन उसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, बाइनरी स्पेसिफिकली। हाँ, वो स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन करते हैं। नेव बेस का थोड़ा डाइसी है कि वो रिग्रेशन के लिए होता है कि नहीं, बाकी क्लासिफिकेशन के लिए तो वही है। अगर टेक्स्ट वगैरह क्लासिफाई करते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमेशा नेव बेस। केएनएन हो गया वो भी क्लासिफिकेशन के लिए चलता है आपका। ऑलराइट, तो अब इसमें एसवीएम के अंदर क्या होता है, जो सबसे मेजर टर्म है वो है ये वेक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ वेक्टर? व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सबने, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ये वही वेक्टर है, कोई और वेक्टर नहीं है, वही वेक्टर है एक्चुअली सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में। अब क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एक x1 है, x1 आपका कोई फीचर है, एक x2 है, ये भी एक फीचर है, दीज आर दी टू कॉलम्स, और हमारा जो डेटा है वो इट इज डिवाइडेड समथिंग लाइक दिस। वो दो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है, एक क्लास ये हो गई और एक क्लास है ये। ऑलराइट, ऐसे करके डेटा स्कैटर्ड है, दो अलग अलग क्लासेस में डेटा गिवन है। इसमें प्रॉब्लम हमारी दो तरीके से हो सकती है क्लासिफिकेशन के अंदर स्पेसिफिकली। इट कुड बी लीनियर और इट कुड बी नॉन लीनियर। ये लीनियर भी हो सकता है और ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। नॉन लीनियर के लिए एक टर्म यूज किया जाता है यहां पर जिसको बोलते हैं कर्नल ट्रिक्स। तो वो आगे का पार्ट है। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है ये लीनियर क्लासिफिकेशन है या नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन है? लीनियर है, देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन से क्लासिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कि मैं एक स्ट्रेट लाइन से आधे पॉइंट्स इधर आ गए आधे पॉइंट्स उधर चले गए, यही तो करना है हमें। तो अब पॉइंट ये है कि मैं स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली बनाऊं कहां। मैं स्ट्रेट लाइन यहां पर भी बना सकता था, मेरी स्ट्रेट लाइन यहां पर भी हो सकती थी, मेरी स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है, मेरी स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है। ओके, ऐसा हो सकता है ना। तो अब पॉइंट ये है कि मैं कौन सी स्ट्रेट लाइन बनाऊं, विच वन इज बेस्ट। सोचो थोड़ा भी, देखो इसमें हम लाइन तो बना देंगे यूजिंग कोई भी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास।
मैक्सिमम मार्जिन। तो बेसिकली यहां पर हम लोगों का सपोर्ट वेक्टर का रोल समझ आना शुरू होगा कि वेक्टर क्या है, सपोर्ट वेक्टर क्या है। तो बेसिकली हम लोगों ने करना ये है, हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो दोनों के मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। मैक्सिमम दोनों पॉइंट्स के हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कहां से होगा? क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट से। अब क्लोजेस्ट जो डेटा पॉइंट है वो लेट्स से ये वाला है, इधर ये वाला है, इधर ये वाला है। तो इसके और इसके ये पहली बात इक्वल डिस्टेंस पर, और इधर से क्या होना चाहिए मार्जिन मेरा? मैक्सिमाइजेशन। तो इसीलिए यहां पर हम यूज करते हैं एक वर्ड मार्जिन मैक्सिमाइजेशन। ओके, या मार्जिन को क्या करना है हमें? मैक्सिमाइज करना है। सो मार्जिन मैक्सिमाइजेशन इज द टर्म है। तो इन डेटा पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं, ये जो डेटा पॉइंट है जहां से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, इन्हीं को बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। अब वेक्टर हमें पता है वेक्टर क्या होता है, जिसका एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड है। पूरा वही मैथमेटिक्स है एग्जैक्ट इसका, जो आप लोगों ने कभी वेक्टर्स के लिए पढ़ा होगा। इसकी मैथ्स का एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी गो थ्रू करा दूंगा वेक्टर्स का स्पेसिफिकली। तो हमारे पास सपोर्ट वेक्टर्स हैं ये, जहां से आप एक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो लाइन, और इन्हीं के कोरिस्पॉन्डिंग एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको? मार्जिन को। ऑलराइट। तो जिस भी पॉइंट से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज अ सपोर्ट वेक्टर। ऑलराइट, आई होप यहां तक समझ आता है। सो फर्स्ट वी हैव सपोर्ट वेक्टर्स, और ये हम लोगों ने निकाला, ये हमारा मार्जिन है। और मार्जिन मैक्सिमाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक लॉस फंक्शन जिसका नाम है हिंज लॉस। मैक्सिमम होगा क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा उतना क्लासिफिकेशन बेटर होगा ना। सोचो कि एक डेटा इधर की साइड अपनी कैटेगरी है, ये कैटेगरी का नाम है सपोज एप्पल, ये एप्पल है, और इधर है ऑरेंज। इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा मैक्सिमाइज करोगे क्लासिफिकेशन को, उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये क्लासिफिकेशन चल रही है। नहीं, रिग्रेशन एक्चुअली क्या है, ये रिग्रेशन है ही नहीं, अभी हम रिग्रेशन लगा ही नहीं रहे। आप ऐसा समझो कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ओनली, हम बात ही नहीं कर रहे उसके बारे में। ऑलराइट, हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन हम जो देख रहे हैं वो लीनियर है, ठीक है, इट्स अ लीनियर क्लासिफिकेशन। अब लीनियर क्लासिफिकेशन कैसे काम कर रहा है हम लोगों का, कि हम लोगों ने दो डेटा पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देखना है, मार्जिन को मैक्सिमाइज करना है। उसके लिए एक लॉस फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज द हिंज लॉस। अब ये भी मैं शो करूंगा। और एसवीएम के साथ हिंज लॉस में ऐड कर दिया जाता है कोई भी एक रेगुलराइजेशन का पैरामीटर। ओके, कोई भी एक रेगुलराइजर L1 L2 कोई भी एक यूज कर लिया जाता है। तो लेसो रिग्रेशन या रिज रिग्रेशन कोई भी उसमें से हम लॉस फंक्शन यूज कर लेते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो आई होप इतनी भी बात समझ आती है। दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर हिंज लॉस, आपका एक आउटपुट आएगा वाई कैप और एक होगा एक्चुअल वाई। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हिंज लॉस का, वो मैं भी शो करता हूँ। होता है 1 माइनस वाई इंटू एफ एक्स, यानी कि वाई तो एक्चुअल हो गया और एफ एक्स आपकी प्रिडिक्शन के थ्रू आता है, तो उसका लॉस निकाला जाएगा। हाँ, वो भी कॉन्टिन्यूस, जैसे हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर था, ऐसे ही इसके पास हिंज लॉस है। डेविएशन किसका? नहीं, हमें सिर्फ सपोर्ट वेक्टर्स का डिस्टेंस देखना है। देखो, जब भी आप एसवीएम का कभी ग्राफ देखते हैं ना, इट लुक लाइक दिस, ठीक है। तो
मेन ऑब्जेक्टिव एसवीएम का है मार्जिन मैक्सिमाइजेशन। मार्जिन जितना मैक्सिमाइज हम लोग करेंगे उतने हम लोग को बेटर क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स मिलते हैं। सेम डेटा पर दो ग्राफ है मेरे पास, एक के अंदर मेरे पास स्मॉल मार्जिन है, एक के अंदर मेरे पास लार्ज मार्जिन है। अब मार्जिन मैक्सिमाइजेशन का बेनिफिट आप ऐसे समझना क्या होगा। सपोज मैं आपको बोलूं कि एक डेटा पॉइंट है और वो यहां मुझे प्लॉट करना है। अब मेरी प्रिडिक्शन क्या है कि विच कैटेगरी इट इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू। लाइन के इधर है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि मैं तो इस कैटेगरी को फॉलो करता हूं। लेकिन अगर यही चीज मैं यहां ड्रॉ करने जाऊं तो यहां कहीं ड्रॉ हो जाती है। सो नाउ इट इज गिविंग यू अ बेटर रिजल्ट। अब ये बेटर बता पा रहा है ना कि भाई आपका रिजल्ट इस लाइन के इधर है, इसलिए मार्जिन मैक्सिमाइजेशन जरूरी है। ऑलराइट, तो हम लोग यहां पर एक टर्म यूज करते हैं। अगर वन डायमेंशन है तो इसको बोलते हैं हाइपर प्लेन। तो अगर वन डायमेंशन है तो इट इज नोन एज अ पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट। अगर टू डायमेंशन है तो इट इज अ लाइन। जैसे ग्राफ था, टू डायमेंशन है, दैट इज अ लाइन। अगर थ्री डायमेंशन हुआ तो इट विल बिकम अ प्लेन। मोर डायमेंशन, एन डायमेंशन है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर प्लेन। ठीक, तो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन निकालना हम लोग का एसवीएम का ऑब्जेक्टिव। सो नाउ आफ्टर दिस, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन। अभी जो एग्जांपल हमने देखा दैट वाज अ लीनियर क्लासिफिकेशन। ये क्या लीनियर क्लासिफिकेशन है, स्ट्रेट लाइन से क्लासिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि व्हाट इफ प्रॉब्लम इज दिस, अगर डेटा ऐसा है तो क्या होगा। तो यहां हमारा आ जाएगा नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन। तो यहां पर हम लोग 2D में काम नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप देखना शुरू करो, मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो दैट्स नॉट पॉसिबल हियर। सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स जिससे कि हम क्या कर सके, नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन कर सके। तो इट विल लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा। अगर इसको थ्री डायमेंशन में देखने जाऊं तो मैं इजीली क्लासिफाई कर सकता हूं अगर सोचो। So in order to classify data like the previous one, it's necessary to move away from a 2D view 2D to the 3D view. कि 2D से किस view पर मुझे जाना पड़ेगा, 3D पर। So explaining this is easiest with another simplified example. ये इसी एग्जांपल की हम लोग बात कर रहे हैं कि लेफ्ट में जो आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाया। ऑलराइट, आफ्टर दिस इसको बोलते हैं कर्नल ट्रिक, हम लोग जो भी करने वाले हैं। तो एसवीएम तीन तरीके से लगाया जा सकता है। आइदर इट कुड बी लीनियर, जो अभी अभी हमने देखा, और इट कुड बी पॉलिनोमियल, और इट कुड बी रेडियल। तो लीनियर में स्ट्रेट लाइन है, पॉलिनोमियल में कर्व आएगा थोड़ा, और रेडियल में आप प्रॉपर सर्कुलर वे में दिखा सकते हो। और पॉलिनोमियल का बेनिफिट क्या है, उसमें डिग्रीज भी दिखा सकते हैं साथ में। ठीक, कितने डिग्री पर आपको पॉलिनोमियल यूज करना है। नहीं, इसका फॉर्मूला होता ही रेडियल बेस्ड का। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, अब एक्सपोनेंट आ गया तो डेफिनेटली आपका कर्व आना शुरू हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग यूज करते हैं रेडियल बेस्ड। ठीक, नाउ कम्स द मेन पार्ट, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ एसवीएम। कि एसवीएम का मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उसकी बेसिक मैथ्स क्या है। तो इसका जो लॉस फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं हिंज लॉस। अगेन, हिंज किसी मैथमेटिशियन का नाम है जिसके नाम पे लॉस फंक्शन रखा। So this is a loss function used for training classifier. Hinge loss is used for maximum margin classification. अब फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस वाई इंटू एफ एक्स। सिंपल, y क्या है हमारा एक्चुअल, fx क्या है प्रिडिक्टेड। लेकिन जो कंप्लीट फॉर्मूला होगा, द कंप्लीट फॉर्मूला विल बी दिस। अब इस फॉर्मूले में ये हम लोगों ने क्या किया, दिस टर्म इज, ये क्या है हम लोगों का, एनीवन। ये फॉर्मूला किसका है, कल ही डिस्कस किया था हमने। बताइए भाई, कल डिस्कस किया था ये वाला फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला था ये। तो हम लोगों ने कल रेगुलराइजेशन में L1 L2 लेसो रिग्रेशन रिज रिग्रेशन देखा था। तो ये फॉर्मूला किसका था, ये है आपका रिज रिग्रेशन। तो रिज रिग्रेशन होता है लेमडा डब्ल्यू स्क्वायर, लेसो रिग्रेशन होता है लेमडा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये स्क्वायर कर देता है वेट्स का, स्क्वायर नहीं करता।
So this is ridge and this is lasso. ऑलराइट, तो ये हमारे पास रेगुलराइजेशन ऐड किया जाता है। रेगुलराइजेशन क्यों ऐड किया जाता है, इसके लिए भी एक रीजन बताया था कल कि व्हाई वी ऐड रेगुलराइजेशन टर्म। बताओ भाई, कल एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। टू अवॉइड ओवरफिटिंग, तो ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए वी यूज एनी ऑफ द रिग्रेशन टेक्निक। ठीक, तो हम अपने जो भी लॉस फंक्शन होगा, दिस इज द लॉस फंक्शन, ये हमारा लॉस फंक्शन है हिंज लॉस, और ये हम लोग का रिज रिग्रेशन है इधर। तो वी कंबाइन दीज टू, नाउ बिकम्स अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये बन जाता है हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ इन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। डिफरेंशिएट क्यों करना है, ग्रेडियंट निकालने के लिए। ग्रेडियंट डिसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप अपने लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना शुरू करते हो। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेकिन ये एक कंडीशन पे काम करता है। द कंडीशन इज इफ y into fx is greater than equals to 1, तो इट इज 0, अदरवाइज इट इज 1 minus y into fx। ठीक है, इस पर आते हैं अभी। तो हम लोग जाकर डिफरेंशिएट करना शुरू करें। अगर लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या बना, 2 लैम्डा डब्ल्यू। अगर हम लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो क्या आता है, 2 लैम्डा डब्ल्यू। ओके, और इसके बाद जो सेकंड टर्म है 1 माइनस वाई आई एक्स आई डब्ल्यू, इसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, बट देयर इज अ कंडीशन इंक्लूडेड हियर। ये हमारी मिस क्लासिफिकेशन की कंडीशन होती है, क्योंकि एसवीएम के अंदर क्या होता है, यहां पर हम लोगों की जो क्लासिफिकेशन चलती है ना, उसमें हम लोग 3 लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइक दिस, ठीक है, ये था एसवीएम। तो अब इसमें होता क्या है, हम लोग इक्वेशन जो लेकर चलते हैं, लाइन की हमारी इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस सी, लेकिन उसको हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं w डॉट एक्स प्लस सी। w क्या है, एक ही बात है, w बोल देते हैं वेट्स के लिए। तो ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, अब इफ इट इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बनती है हमारी w डॉट एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और एक्चुअली लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं, इसको आप कर दो इक्वल्स टू -1, और एक आएगा आपके पास w डॉट एक्स प्लस सी इक्वल्स टू +1। अब 3 इक्वेशन चलती है, एक हमारी +1 के लिए, एक हमारी -1 के लिए, एक 0 के लिए। तो हमारे यहाँ पर एक मिस क्लासिफिकेशन कंडीशन होती है कि अगर y ऑफ i का मल्टीप्लाई करें xi डॉट w के साथ, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो 0, अदरवाइज द फॉर्मूला इज दिस। इसका मतलब ये है कि इफ वी हैव अ मिसक्लासिफाइड सैंपल, मिसक्लासिफाइड सैंपल का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट 1 आना था, आपकी आप एक्चुअली एक्चुअल आउटपुट 1 है, आपकी प्रेडिक्शन -1 है, या एक्चुअल -1 है और आपकी प्रेडिक्शन 1 है, दैट इज अ मिसक्लासिफिकेशन। सो वी अपडेट द वेट वेक्टर यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ बोथ टर्म, यानी कि रेगुलराइजेशन भी यूज होगा और ये भी। अदरवाइज क्लासिफाइड करेक्टली तो वी जस्ट अपडेट द वेट बाय ग्रेडियंट ऑफ रेगुलराइजर, यानी कि सिर्फ ये। अगर मिसक्लासिफिकेशन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो। तो हम लोग जब एसवीएम को इंप्लीमेंट करते हैं स्क्रैच से, तो वहां पर एक इफ कंडीशन आ जाती है। तो इफ कंडीशन में ऐसा चलता है कि अगर y ऑफ i की मल्टीप्लाई करें xi डॉट w के साथ,
एंड इट इज लेस देन 1, तो इक्वेशन लगेगी ये वेट अपडेट करने के लिए। दिस इज ईटा या ये लर्निंग रेट अल्फा है आपका, दिस इज द अल्फा, तो फॉर्मूला विल बी दिस। ठीक है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? अगर मिस क्लासिफिकेशन है, अदरवाइज अगर आपने सही क्लासिफाई किया तो वेट अपडेट कैसे होगा? सिंपली 2 lambda w, दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर्मूला। वेट अपडेट करने के दो तरीके होंगे, आइदर वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट वन, वो डिपेंड करता है हमारी क्लासिफिकेशन सही है या गलत है। इफ इट इज करेक्टली क्लासिफाइड तो वेट अपडेट करेंगे यूजिंग दिस, क्योंकि लॉस यूज नहीं करेंगे ना फिर उसमें हम, इफ इट इज करेक्टली क्लासिफाइड। इफ इट इज मिसक्लासिफाइड तो लॉस भी यूज होगा और रेगुलराइजर भी यूज होगा। So this is how we are going to update the weights. All right, तो ये है SVM का एक सिंपल मैथमेटिक्स। All right, now let's go through one example, एक एग्जांपल देखते हैं साथ साथ, उसके बाद में फिर आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का डिफरेंस भी दिखाऊंगा क्या बनता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, ये तो बेसिक है, जस्ट इंट्रोडक्शन है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एसवीएम, एक एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं। सो आई विल बी टेकिंग अ डेटा सेट, पहले मैं डेटा सेट दिखा दूं आप लोगों को कैसा हम लोग ले रहे हैं। दिस इज द डेटा, इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। नहीं, क्लस्टरिंग में वाई पता नहीं होगा ना, अभी यहाँ तो हमें वाई पता है, क्लस्टरिंग में टारगेट पता ही नहीं होगा। जैसे देखो, आपको टारगेट का एक वेरिएबल मिला, तो आपको हर डेटा पॉइंट का पता है कि 0 क्लास को बिलोंग करेगा या 1 क्लास को बिलोंग करेगा। ओके, क्लस्टरिंग में नहीं पता होगा। एसवीएम उसमें डायमेंशंस बहुत हाई होती है और नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज्यादा आती है। मशीन लर्निंग तो शायद ही आप कभी मैंने लगाया है उस पर फेस मास्क डिटेक्शन पर एसवीएम, वो यूट्यूब पे पड़ा है, इसमें बहुत मतलब कोविड के टाइम पे उसका रिकॉर्ड करके पूरा डाला हुआ है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँ। अच्छा, अभी हम लोगों के पास ये डेटा देखो कितना सिंपल डेटा है, क्लासिफाई करना कितना आसान है। इसको सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक मैश ग्रिड बनाते हैं, मैश ग्रिड के थ्रू पूरे ग्राफ को फिलअप कर देंगे कलर से। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं लगा रहा हूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, दिस इज द आउटपुट ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये किसका आउटपुट है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। इसके बाद हम लोग लगा रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि डेटा बहुत सिंप्लीफाइड है। और ये एसवीएम का लीनियर क्लासिफिकेशन है, तो एसवीएम का लीनियर क्लासिफिकेशन और लॉजिस्टिक सेम ही एक तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है ना। बट नाउ इफ द डेटा इज, अब ध्यान से देखना, अब आप लोगों को डिफरेंस समझ आएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया डेटा हमारा, लेट्स से दिस इज द डेटा। अब ये डेटा है, देखो अब डेटा के अंदर जो दो क्लासेस है वो काफी क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन एक डेटा पॉइंट ऐसा भी है जो इधर आया हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा है, हो सकता है ऐसे पॉइंट्स भी होंगे। तो अब अगर उस पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाते हैं तो वी आर गेटिंग 99% एक्यूरेसी विद लॉजिस्टिक। ठीक है, एसवीएम से भी इतनी ही मिलेगी। बस हम थोड़ा ग्राफ वगैरह देख लेते हैं। तो दिस इज दी ग्राफ, क्लासिफिकेशन ग्राफ ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने ऐसा कुछ क्लासिफाई किया। एसवीएम का आउटपुट भी देख लेते हैं।
ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा पर आते हैं कि इफ वी हैव लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा, इसकी जगह हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा का नाम है मिक मून्स। ठीक है, 500 सैंपल रखते हैं और नॉइस डाल देते हैं 0.3। तो पहले तो एक काम करते हैं, विदाउट नॉइस देखते हैं। अब सोचो ये डेटा है, ठीक है। कैन वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू क्लासिफाई दिस? क्या हम स्ट्रेट लाइन बनाकर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? अब कर तो सकते हैं, पर एक्यूरेसी तो नहीं आएगी उतनी जितनी एक्चुअली आनी चाहिए। तो यहां पर नीड आती है किस चीज की? नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन, क्योंकि लॉजिस्टिक से भी क्या मिल रहा है मुझे? लीनियर क्लासिफिकेशन मिल रहा है। तो पहले इसको लॉजिस्टिक से क्लासिफाई करके देखते हैं। तो लॉजिस्टिक से एक्यूरेसी मिलती है 88, ऑलराइट, और ये आता है रिजल्ट। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का रिजल्ट है 88% एक्यूरेसी के साथ। अब एसवीएम यूज करेंगे कौन सा? लीनियर। पहले लीनियर ट्राई कर रहे हैं, तो लीनियर एसवीसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लॉजिस्टिक, रिमेंबर, सेम। लेकिन अब यहां आता है एसवीएम का एक्स्ट्रा पार्ट, ये कहता है इसको हटाकर ये लिख दो आप, आरबीएफ स्टैंड्स फॉर रेडियल बेस्ड फंक्शन। ये जाकर एक्सपोनेंट लगाएगा, इसका चेंज करेगा, फॉर्मूला चेंज करेगा, सीधा एक्यूरेसी कहां पहुंची है? 1। कहता है 100% क्लासिफाई कर दिया मैंने। आ रहा है समझ अब आप लोगों को ये क्या डिफरेंस आ जाता है अगर हम एसवीएम का आरबीएफ यूज कर रहे हैं? अब सोचो डेटा जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेट्स से नॉइज ज्यादा है, नॉइज डाल दिया आपने 30%, डेटा नॉइजी है, तो लॉजिस्टिक तो काम ही नहीं कर पाएगा अब इसके लिए। कर तो देगा बट एक्यूरेसी क्या होगी? 85 एक्यूरेसी लॉजिस्टिक पर है, आउटपुट वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। बट व्हेन यू विल ट्राई टू यूज दी एसवीएम विद आरबीएफ, डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर होंगे। ये देखो, ओके, किसमें कहा? ये हाँ, यहाँ पे लीनियर आरबीएफ पॉली, 3 आर्ग्यूमेंट में से कोई एक आर्ग्यूमेंट जा सकता है। 3 लीनियर आरबीएफ पॉली, फिक्स, 3 ही तरह के फंक्शन। बाकी बाकी देखो, अगर करना है ना, पता करना है क्या क्या पास कर सकते हैं, तो इसी की डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी यहीं पर। तो ये बताएगा कि यहाँ पर आप क्या क्या पास कर सकते हो। सिग्मॉइड भी पास कर सकते हो, प्री कंप्यूटेड, 5 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो जो पॉसिबल है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल पास करोगे तो डिग्री सेट कर सकते हो फिर कोई आप इसकी। नहीं, डिपेंड करता है, देखो ऐसा नहीं है कि इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि सिग्मॉइड हम ऊपर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हैं वो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन और रिजल्ट देखा आपने कम हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिग्मॉइड का रिजल्ट हमारे पास बेस्ट आने वाला है। ये देखो, तो इसलिए हम लोग आरबीएफ सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन, कि हमें पता है वो हमेशा अच्छी एक्यूरेसी देगा। सो आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, यहां तक बात समझ आती है? पहले एक सिंपल एग्जांपल इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने देखा इसका। नाउ आफ्टर दिस देयर इज वन मोर एग्जांपल दैट आई एम शोइंग, उसमें हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का। ओके, सो देयर इज वन एग्जांपल दैट आई एम शोइंग, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब ये जो हम लोग का एग्जांपल है, दिस एग्जांपल इज अबाउट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कंपैरिजन, ठीक है। देखो, डीप लर्निंग को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। मैं उसको एक सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पर। देयर इज अ वेबसाइट नोन एज टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड। इफ यू सिंपली वांट्स टू अंडरस्टैंड कि डीप लर्निंग काम करती कैसे है, ठीक है। इन डीप लर्निंग वी डू हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड ऑल, हम लोगों के पास
लेयर्स है, न्यूरॉन्स है उनके अंदर। इसने भी कोई ऐसी प्रॉब्लम दी है डीप लर्निंग ने कि दिस इज व्हाट यू हैव टू क्लासीफाई, कि ऑरेंज कलर की डॉट्स हैं, ये ब्लू कलर की डॉट्स हैं, यू हैव टू क्लासीफाई देम। ऑलराइट, इन ऑर्डर टू क्लासीफाई दीज, इसने बोला कि मैं एक बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर आपको देता हूं, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं, अब मशीन लर्निंग के बराबर है, ठीक है। इसको बोला प्ले करने को, यहां से प्ले करते हैं। अब ये देखो क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा ब्लू एंड ऑरेंज डॉट्स को, अब वो क्लासिफाई कर नहीं पा रहा है। देखो अब एक स्ट्रेट लाइन आ गई, जबकि यहां पे स्ट्रेट लाइन का क्या कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अ लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लोग एसवीएम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट क्योंकि यहां पर ना डीप लर्निंग का सपोर्ट है हमारे पास, तो इफ आई इंक्रीज अ न्यूरॉन, अब आप देखोगे कि एक न्यूरॉन इंक्रीज करने से ही कितना डिफरेंस आना शुरू होगा। बहुत अच्छा नहीं हुआ अभी, बट पहले से बेटर हुआ। इंक्रीज वन मोर न्यूरॉन, और कुछ ऐड करके देखा, अब आप देख रहे हो दिस इज हाउ डीप लर्निंग मेक्स इम्पैक्ट, कि आप जैसे जैसे न्यूरॉन्स इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपकी क्लासिफिकेशन बेटर होती चली जाती है। ऑलराइट, सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई हैव एन एग्जांपल। मेरे पास एक डेटा सेट है, ये वो डेटा पे डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर डेटा सिंपल है, दो या तीन ही कॉलम है बस, तो तीन चार न्यूरॉन से भी काम चल जाता है। लेयर्स भी जरूरत नहीं है कि दो चार रखनी, एक लेयर भी काफी रहती है। मतलब कि इनपुट में इतने होने चाहिए तो आउटपुट में इतने होने चाहिए, हिडन में इतने होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ऐसा पढ़ोगे थ्योरी मिल जाएगी इंटरनेट पर, इनकी है, एग्जांपल्स है, बट दे आर नॉट प्रूव्ड। कोई भी प्रूव्ड थ्योरी नहीं है इसकी, या मैथमेटिक्स नहीं है, हमेशा डिपेंड करता है डेटा पर। अब जैसे ये डेटा है, मैं इसको दो न्यूरॉन से भी कर सकता हूँ, छह न्यूरॉन से भी कर सकता हूँ। फिक्स मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, लोगों ने निकाले हैं फॉर्मूले, बट दे आर नॉट स्टेबल और दे आर नॉट लाइक प्रूव्ड इन ऑल द कंडीशंस। मैंने भी बहुत सर्च मारा है, देखा है, बट एक दो फॉर्मूले मिले, बट दे आर नॉट लाइक कि हाँ वो फिजिबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। कुछ सिनेरियो में काम करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे। क्या क्या क्या, अगर डेटा बेसिकली अगर, हाँ बेसिकली क्या होगा ना, अगर हमारा डेटा जैसे इमेजेस में आ रहा है, 100 by 100 की इमेज है, तो 10,000 फीचर एक इमेज में है। अब कितने न्यूरॉन लगाएंगे एक हिडन लेयर में, सोचो। नहीं है ना आइडिया, तो सीएनएन इसीलिए लगाया जाता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगा के फीचर एक्सट्रैक्ट करके इमेजेस के सिर्फ फीचर निकाल लो, उनको फिर हिडन लेयर में पास करो, ताकि अगर मेरे 10,000 न्यूरॉन इनपुट लेयर में होंगे, तो हिडन में भी आपको हजारों में डालने पड़ेंगे। चार न्यूरॉन तो नहीं रख सकते, 100 न्यूरॉन नहीं रख सकते, 500 नहीं रख सकते, 10,000 न्यूरॉन आ रहे हैं इनपुट में। ठीक है, तो वापस आते हैं, देखो ये सिंपल डेटा, इस पर हम लोगों ने एसवीएम या कुछ भी लगाया, लेकिन डीप लर्निंग लगाने के बाद ये पूरा डीप लर्निंग का कोड एक स्क्रैच से हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं कि अगर जैसे अगर हम लोग हिडन न्यूरॉन कर देते हैं फिलहाल एक, ठीक है, हमारे पास दो इनपुट है, x1 एंड x2, इसलिए इनपुट न्यूरॉन है दो, आउटपुट में 0 1 की क्लासिफिकेशन हो रही है। तो हम लोगों ने हिडन लेयर में सिर्फ एक न्यूरॉन यूज किया, तो इसका आउटपुट देखे कुछ बराबर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। लगाया मैंने डीप लर्निंग है, लेकिन न्यूरॉन कितना है, सिर्फ एक, तो इट इज इक्विवेलेंट टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सिंपल। आप क्या करो, हिडन न्यूरॉन बढ़ाना शुरू करो, आपने बोला दो न्यूरॉन लगाते हैं हिडन, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ चेंज हुआ है, बहुत माइन्यूट सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तीन हिडन न्यूरॉन है तो कर्व आ गया।
अब थोड़ा कर्व आना शुरू हो गया मेरे पास, इसी के हिसाब से एक्यूरेसी भी इंपैक्ट होगी। फिर मैंने 5 न्यूरॉन डाले, क्या क्या क्या, अगर नहीं ऐसा वो भी नहीं है ना, कम डेटा पे तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते क्योंकि ओवरफिट भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी लगा दो, मैं बोल रहा हूँ आपको, हमने सब लगाया है। अब कभी जैसे मैंने बोला, अगर 10,000, अगर चलो 10,000 नहीं है, मान लो एक इमेज के अंदर आपने रिड्यूस कर 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 करके 36 फीचर रह गए, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे 100 इनपुट फीचर लगा हिडन में डालने दो, डिपेंड करता है। ठीक है, ज्यादा भी होते हैं किसी एग्जाम्पल में, किसी एग्जाम्पल में कम भी होते हैं। All right, so any question, query, doubt till here? हाँ बताइए, इमेज के फॉर्म में आप बताओ क्या एग्जांपल देखना है आपको, बताओ बताओ क्या एग्जांपल देखना है, एग्जांपल बोलो किस चीज का देखना है। नहीं नहीं, आप बोलो क्या देखना है, मेरे को बताओ। एज डिटेक्शन, जिसका कोड लिखना पड़ेगा, एज डिटेक्शन का कोड नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन वगैरह का चाहिए इमेज प्रोसेसिंग के साथ, वो मेरे पास मिल जाएगा। मैलिग्नेंट और बेनिग्न का, वो इमेजेस का डेटा नहीं था, वो एक्सेल फाइल का था। आपको इमेजेस का एग्जांपल देखना है ना, कोई भी एक, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है, बट डीप लर्निंग से हैं सारे। एग्जांपल दिखा दो, एक सेकंड का। ठीक है सर, इसमें एक्सरे की इमेजेस चलेंगी, एक्सरे इमेजेस, हाँ कोविड का है। न्यूक्लियाई सेगमेंटेशन की इमेजेस है, न्यूक्लियाई सेगमेंटेशन भी है, वो भी देख सकते हो आप। सेगमेंटेशन के बाद, अच्छा वो मेरे पास उधर, कौन सी टेक्निक? ग्रिड सर्च, ग्रिड सर्च वाला मैं शेयर कर दूंगा। तो ये ना एक एग्जांपल है किस चीज का, पहले मैं डेटा दिखा देता हूँ, एग्जांपल दिखा देता हूँ, डेटा दिखा देता हूँ मैं किस चीज का है। ये वाला न्यूक्लियाई सेगमेंटेशन नहीं दिखाया ना मैंने, जैसे ये ना क्या है, यूनिट सेगमेंट, यूनिट एक मॉडल है, उसका सेगमेंटेशन का एग्जांपल है। तो हमारे पास जो डेटा है वो है ये कि देयर इज अ इमेज ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई की मेरे पास एक इमेज है, और इस इमेज के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास मास्क भी है, हर एक न्यूक्लियाई का पोजीशन कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम ये सब अलग अलग इमेजेस हैं, तो कंबाइन करके एक इमेज बनानी पड़ेगी, तभी हम उसके ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। अब इस पर हम लोगों ने यूनिट मॉडल लगाया डीप लर्निंग का, और फिर उसके बाद इस पर इमेज सेगमेंटेशन हम लोगों ने किया। तो बेसिकली इनिशियल बस इतना जो कोड है पूरा कंबाइन करने का है, ताकि मेरे जो छोटे छोटे मास्क है वो कंबाइन करके मैं एक इमेज बना दूं, एक मास्क बना दूं। ठीक है, मैं आता हूं आपको मेन मॉडल पे लेकर, ये मेरा मॉडल शुरू हो जाता है यहाँ से, ये हमारा यूनिट का मॉडल है।
ठीक है, अब इसमें हमने अपना यूनिट का मॉडल जो होता है उसमें जितनी भी लेयर होती है डाउन सैम्पलिंग के लिए और फिर अप सैम्पलिंग के लिए उसका जो आर्किटेक्चर होता है उसको एज इट इज फॉलो किया। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप सर्च करो यूनिट मॉडल तो आपको ये मिल जाएगा यूनिट का मॉडल। नहीं नहीं, तो मतलब समझा नहीं मैं जैसे। हाँ, अब इमेज में क्या होता है, तीन चार तरह की चीजें होती है। या तो पूरी इमेज एज इट इज पास कर दो, जो कि सबसे कम अच्छा है। अगर मुझे बॉटल क्लासिफाई करानी है तो मैंने बहुत सारी इमेजेस ली जिसमें बॉटल है, लेकिन अगर उसमें ऐसी भी इमेजेस है उसमें बॉटल के अलावा बाकी चीजें भी आ गई तो बाकी चीजों पे भी ट्रेन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, वो बाउंडिंग बॉक्स वाला कंसेप्ट लेते हैं कि सिर्फ बॉटल बनाकर सिर्फ बॉटल वाली इमेज निकालकर भेज देते हैं कि ये बॉटल है, सिर्फ इस पे ट्रेन होना है। तो वो सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट को निकालेगा पूरी इमेज से और सिर्फ उसी पे ट्रेन करेगा। तो ये तरीका है। एज डिटेक्शन के लिए, एज डिटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे सोबल फिल्टर होते हैं। ये सब फिल्टर्स यूज किए जाते हैं जितना मैंने देखा मैक्सिमम एजेस के लिए। एल्गोरिदम्स की जगह ये वाले जो फिल्टर आते हैं ना, डायरेक्ट इनको यूज करके एजेस बहुत प्यार से डिटेक्ट होती है। अब मैंने एग्जाम्पल नहीं देखा कि किसी ने उसमें कोई लर्निंग लगाई है कि नहीं, बट यूजिंग दीज फिल्टर्स एजेस अच्छे से डिटेक्ट हो जाती है। एज डिटेक्शन रिमोट सेंसिंग पर, देखो अगर सिर्फ इमेज एनहेंसमेंट करनी है वो तो एक अलग चीज है। मुझे इमेज की क्वालिटी एनहांस करनी है तो मैंने कल बताया था जैसे गैन वगैरह हम यूज कर लेते हैं कि इमेज जनरेट कर देंगे एनहांस्ड, सुपर रेजोल्यूशन गैन आता है वो यही करता है। लेकिन अगर मुझे ये क्लासिफिकेशन करना है जैसे कैंसर सेगमेंट करना है तो फिर मेरे पास उसका मास्क होना चाहिए, या तो ब्रेन ट्यूमर है या कुछ भी है तो उसका सेगमेंटेशन वाला पोर्शन अवेलेबल होना चाहिए, तो मैं इजीली सेगमेंट कर सकता हूँ। इनके मास्क आते हैं केगल.com पे डेटा अवेलेबल है ब्रेन ट्यूमर का। उसमें ब्रेन ट्यूमर की इमेज है, ब्रेन गिवन है उसमें और ट्यूमर भी दिख रहा है कि ये ट्यूमर है। लेकिन अगर आप डीप लर्निंग लगा दोगे तो डीप लर्निंग को कैसे पता चलेगा ट्यूमर कहाँ है? तो उस ट्यूमर का मास्क अवेलेबल है, यानी कि उस पर्टिकुलर पोर्शन का एग्जैक्ट एरिया अवेलेबल है कि यहाँ है ट्यूमर इस इमेज में। और हर इमेज का मेरे पास मास्क होगा एक, उसके थ्रू हम उनकी मैपिंग करेंगे तो वो मास्क बिल्कुल ट्यूमर पे आके ट्रेन होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फीचर पास करेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये यूनिट का पूरा मॉडल आर्किटेक्चर है, ये पूरा लिखा है हम लोगों ने इसमें। ठीक है, जिसमें डाउन सैम्पलिंग अप सैम्पलिंग सब कुछ की। इतना सब करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं मॉडल ट्रेन करके वो दिखाता हूं मैं आपको इसमें। कि हम लोगों के पास ये सपोज मेरी टेस्टिंग इमेज है ये, ठीक है, वो तो करना ही इमेजेस के साथ तो करना ही करना चाहिए। अब अगर ये टेस्टिंग इमेजेस है मुझे इसके न्यूक्ली सेगमेंट करने हैं कि सेगमेंटेशन कहाँ है इसमें, तो वो मुझे मिलेगा ये मेरी प्रिडिक्शन है। ये हमने ट्रेन करके निकाला है डीप लर्निंग से। अब यही काम मुझे पता है मशीन लर्निंग में करने बैठेगा कोई कर नहीं पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। मतलब टेंसर फ्लो पैकेज है, टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है डीप लर्निंग की। बाकी उसका वही कॉन्वोल्यूशनल मैक्स पूलिंग जो भी जो भी हमारा CNN में लगाया जाता है वो सब है। और फिर जो मॉडल बनाया है वो हमने ये बनाया एग्जैक्ट। इसने बता दिया कि इतने बाई इतने की इमेज पास करो, इतने फिल्टर लगाओ, फिर ये करो फिर ये करो, तो एग्जैक्ट हमने इसको फॉलो करके मॉडल बनाया। सेगमेंटेशन का सबसे पॉपुलर मॉडल यही है। मैं अपलोड कर दूंगा, मेरे को बता दो क्या क्या अपलोड करना है, अभी कर देता हूँ। कोविड वाला कौन सा? कोविड का वो चेस्ट एक्सरे क्लासिफिकेशन वाला, उसका तो मैंने पूरा यूट्यूब पर ट्यूटोरियल डाला हुआ है।
वो बेटर है ऑप्शन। आप अगर लेट्स से रिसर्च कर रहे हो तो उसमें ये दिखा भी सकते हो कि मैंने इमेज एनहांस करने के लिए ये मॉडल लगाया है, वरना अगर हम कोई टूल यूज करें या फिल्टर यूज करें तो बेसिक हो जाएगा। आपका तो इसमें पूरा पेपर आ जाएगा एक। ठीक है, मैंने आप लोगों का ग्रिड सर्च का कोड भी डाल दिया है, और इफ देयर इज एनीथिंग यू कैन आस्क। उन्हें कुछ नहीं पूछना, उन्हें सब आता है। All right, any other question, query, doubts, anything? अच्छी बात है, जितने ज्यादा डाउट है सब लोगों के लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए लर्निंग है। मैं बोल रहा हूँ जितने ज्यादा डाउट है उतना अच्छा है, सीखने का तरीका ही है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहो लगातार, टीचर को परेशान करते हो क्वेश्चन कर करके। All right, is there anything else you want to ask? किसी कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं भाई, अदरवाइज we will wind up the session. All right then, thank you everyone. No question queries are there.